हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएससी स्टडी सेंटर में। आज इस बायोलॉजी के सेशन में बहुत ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आए हैं, जो कि क्लास 10 के जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मनुष्यों में पोषण। और यहाँ से हम लोग को पढ़ना होता है पाचन तंत्र, क्योंकि पोषण को प्राप्त करने का एक ही विधि है या एक ही तरीका है, वो है पाचन। मनुष्य पाचन के थ्रू से ही भोजन से जो न्यूट्रिशन है यानी कि पोषक तत्व है उसको प्राप्त करते हैं। तो पाचन जो है, पाचन किसको कहा जाता है? सबसे पहला बात तो यही होता है इस टॉपिक में कि पाचन कहेंगे किसे। तो पाचन को डिफाइन करने का बहुत ही आसान तरीका है कि सिंपल जो होते हैं, सिंपल फूड में चेंज करना, यानी कि कम्प्लेक्स फूड। तो सिंपल फूड में किसको चेंज करा जाता है? कम्प्लेक्स फूड को, यानी कि जटिल भोजन को, जटिल भोजक तत्व जो है उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करना ही पाचन कहलाता है। तो ये आप समझ गए कि पाचन क्या होता है, यानी कि जटिल जो भोजन होते हैं। अब जटिल कौन से भोजन होते हैं? तो इस सारे जो चैप्टर में है, सारे टॉपिक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से, वो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाया जाएगा और बहुत ही आप देखिएगा कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें कि पाचन तंत्र है मनुष्यों में वो कितने आसानी से आपको समझ में आता है। तो ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल में बदलना, ये हमारा पाचन कहलाता है। तो जटिल आखिर में कौन कौन से जो हमारे तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो कौन कौन से जटिल में आते हैं? तो पहला हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो जटिल भोजन कहलाता है। दूसरा प्रोटीन हो गया और तीसरे फैट हो गया, वसा। ये तीनों जो हमारे पोषक तत्व हैं ये जटिल पदार्थ कहलाते हैं, जटिल तत्व कहलाते हैं, या तो जटिल न्यूट्रिशन कहलाते हैं। बाकी जो विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए, ये सारे सिंपलर फॉर्म में पहले से ही रहते हैं, इसलिए उसे पचाने की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट अवशोषित हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मुख्यतः यही तीन चीज़ों का पाचन देखते हैं और यहाँ से प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि कौन से अंग में कौन से एंजाइम स्रावित होता है और किन चीज़ों का पाचन होता है। जैसे हम मुंह में देखते हैं कि सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम जो है वो स्रावित होता है, और यहाँ पे पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि स्टार्च के फॉर्म में होता है, मंड के रूप में होता है। उसी का पाचन हमारे मुख गुहा में होता है, जो कि लाला ग्रंथि के द्वारा लार को स्रावित किया जाता है। और लार में हमारे होते हैं सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज याद रखना है। दूसरा होता है हमारे जो टाइलिन नामक जो एंजाइम है, वो भी हमारे मुख में ही पाए जाते हैं और वो भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। दूसरा आ गया हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन आखिर में होता कहाँ पे, कौन से अंग में होता है? तो प्रोटीन का पाचन हम देखेंगे कि हमारे आमाशय, जिसको स्टोमक कहा जाता है, स्टोमक में प्रोटीन का पाचन होता है, यानी कि पेप्सिन नामक एंजाइम वहाँ पे पाचन करता है। तीसरा आ गया वसा। तो वसा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि वसा का पाचन जो है वो बड़े बड़े गुलिकाओं में होती है, और हमारा पीतरस याद रखना है, पीतरस। तो पीतरस किसी तरह का एंजाइम नहीं है, इसे एंजाइम नहीं कहा जाता है। पीतरस हमारे पित्ताशय से निकलता है और यह यकृत बनाता है, यानी कि हमारे लीवर जो होते हैं वो पीत रस को बनाते हैं, लेकिन पीत की थैली में इसे जमा रखते हैं, और पीत की थैली ही पीत रस को स्रावित करता है। और यह छोटी आंत में जाके मिलती है हमारे भोजन को, जो हमारे आमाशय में अम्लीय भोजन होते हैं उसको क्षारीय बनाने में, ताकि हमारे जो अग्नाशयिक रस है उस पर काम कर सके। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पीत रस किसी भी तरह के एंजाइम न होते हुए भी पाचन का काम करती है। और यहाँ पे पीत रस क्या करती है कि बड़े बड़े गुलिकाओं में जो हमारे वसा होते हैं उसको छोटे छोटे गुलिकाओं में उसे विखंडित कर देता है, ताकि हमारे जो लाइपेज नाम के एंजाइम होते हैं उस पर आसानी से काम कर सके और उसका पाचन हो सके। तो आइए हम लोग देखते हैं पूरा विस्तार से कि पाचन तंत्र में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और कौन से अंग में किसका स्रावित होता है और कौन कौन से अंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जटिल फूड में ये तीनों चीज़ों का पाचन हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अंग की, पाचन तंत्र हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक तो हमारे अंग जो होते हैं पाचन तंत्र के जितने भी ऑर्गेन्स हैं, और दूसरे हमारे यानी कि जो
हमारे एंजाइम निकलते हैं और कौन से वो अंग से वो स्रावित होते हैं। ये दो चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला अगर अंग की बात करें कि कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, तो पहला जो ऑर्गन आता है वो आता है हमारा बकल कैविटी या मुख गुहा। पहला जो है वो मुख गुहा। मुख गुहा इसलिए कहा जाता है ताकि गुहा का मतलब होता है गुफानुमा आकार या गुफानुमा संरचना। तो गुफानुमा आप मुंह को फाड़े तो देखिएगा कि गुफानुमा संरचना एक रिक्त स्थान यानी कि वैकेंट जगह होती है, उसे ही गुहा बोला जाता है, यानी कि इसका तात्पर्य है गुफा से। तो मुख गुहा इसे इसलिए कहा जाता है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि हमारे मुख में होते हैं जो कि लार को स्रावित करते हैं और लार में सलाइवरी एमाइलेज पाए जाते हैं। तो पहला हमारा जो अंग भाग लेता है वो होता है मुख गुहा। दूसरा होता है ग्रसिका, ग्रसिका जिसे ओसोफेगस कहा जाता है और इसे बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहा जाता है। दूसरा में होता है कि ग्रसिका जो ओसोफेगस कहलाता है उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ वहाँ पे भोजन मुख से हमारे आमाशय तक भोजन को ले जाने का एक फूड पाइप के रूप में वो काम करता है, उसका और कोई पाचन में मेन कुछ रोल नहीं होता है। तीसरा जो अंग आता है आमाशय आता है, आमाशय, इसको स्टोमक कहा जाता है। चौथा हो गया हमारा यकृत, यकृत जिसे लीवर कहा जाता है। तीसरा अग्नाशय, अगला, और इसके बाद आती है छोटी आंत, छोटी आंत या क्षुद्रांत इसे कहा जाता है। अगला हो गया हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद होता है हमारा गुद्दा द्वार। ये हमारे सारे अंग हो गए और ये एलिमेंट्री कनाल कहलाता है, यानी कि हमारे मुख से शुरू होकर गुद्दा द्वार तक जो फूड पाइप है यानी कि नली है उसे हम लोग जो एलिमेंट्री कनाल के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्री कनाल के नाम से जानते हैं, मुख से लेके गुदा द्वार तक। अगला जो इधर जितने भी रसायन भाग लेते हैं, और डाइजेशन क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। आप इसकी मतलब समझे कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है। फिजियोकेमिकल, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल मिस होता है कि फिजियो मिस होता है, सॉरी फिजियो मिस फिजिकल से लिया गया है और केमिकल का मतलब होता है रसायन, यानी कि रसायन, ठीक है, और फिजिकल मिस भौतिक। आप इसे बारीकी से समझे। पाचन यहीं से इसी, अगर इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं तो पाचन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पाचन होता क्या है। डाइजेशन जो होता है, पाचन होता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें फिजिकली भी हम लोग इन्वॉल्व होते हैं और केमिकली भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक तो एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल इसे हिंदी में कहा जाता है, आहार नाल। दूसरी बात हो गई कि केमिकल की बात, तो इसमें ग्लैंड्स आते हैं, यानी कि ग्रंथि, ग्रंथि कि कौन कौन से ग्रंथि और कौन कौन से जो एंजाइम वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं हमारे पाचन में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि फिजिकल भौतिक रूप से ये सारे अंग हमारे भाग लेते हैं, और केमिकल तरीके से हम लोग देखते हैं कि कौन से। तो यहाँ पे लाला ग्रंथि होता है, पहला मुख में हमारे लाला ग्रंथि जो कि लार रस को स्रावित करता है, और इसमें जानते हैं कि अमाइलेज नाम का, अमाइलेज नाम का एंजाइम पाए जाते हैं। अगला चीज हो जाता है हमारे आमाशय में जठर रस, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में जानते हैं कि हमारे HCl का स्रावन होता है। दूसरा में पेप्सिन नाम का एंजाइम, पेप्सिन। और अगला एक जानते हैं कि मकस, इसे सलेस्मा कहा जाता है, सलेस्मा। सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जाएंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि कौन से कहाँ पे होता है। फिर यकृत हमारा पीत रस,
पीतरस हो गया। अगला जो चीज हो गया वो अग्नाशय, अग्नाशयिक रस। और ये जो हमारी छोटी आंत होती है वो आंतरस। आंतरस। तो हमारे ग्लैंड जो होती है, ग्रंथियां जो होती है, केमिकल्स जो भाग लेते हैं डाइजेशन में, वो ये हमने लिख दिया है। उसके बाद विस्तार से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिजियो भौतिक तौर पे ये सारे अंग इन्वॉल्व होते हैं और केमिकली ये सारे हमारे जो एंजाइम्स हैं वो केमिकल्स ये सारे हमारे डाइजेशन में भाग लेते हैं। और इस तरह से फिजिकल और केमिकल जब दोनों मिलते हैं तो पाचन हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से जो एंजाइम हैं वो किसके पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं और वो किसको मदद करते हैं पचने में। तो मुख गुहा में होता है, हम लोग जानते हैं कि लाला ग्रंथियां होती है और ये 3 जोड़े की होती है, यानी कि 3 जोड़ियां हमारे 3 जोड़े जो होते हैं वो हमारे लार ग्रंथियां होती है। और यहाँ पे अमाइलेज नाम का सलेवरी अमाइलेज या टाइलिन जो होते हैं वो एंजाइम निकलते हैं, जिसको क्या करते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पाचन होता है। इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे स्टार्च का पाचन होता है यानी कि मंड का पाचन होता है हमारे मुख गुहा में। तो आप याद रखें यहाँ पे स्टार्च ये होता है कार्बोहाइड्रेट का रूप, कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है, ठीक है। इसे कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो होता है, मंड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है। तो मुख में अगर पूछा जाए कि मुख में हमारे किसका पाचन होता है, तो आपको याद रखना है कि मुख में हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और ये किसके मतलब इसको पाचन कराने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो सलेवरी अमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है वो उत्तरदायी होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए। दूसरा होता है ग्रसिका, ग्रसिका जिसे ओसोफेगस कहा जाता है। और यह किसी मतलब पाचन के लिए इन्वॉल्व नहीं होता है, ये सिर्फ क्या करता है कि हमारे जो मुख गुहा होते हैं उसको फूड पाइप, ये हमारा ग्रसिका हो गया। और ये जो हमारा आमाशय, तो मुख गुहा से लेके हमारे आमाशय तक भोजन को ले जाने में ये सिर्फ मदद करता है। और इसकी अगर लंबाई देखें तो 25 सेंटीमीटर का होता है, जिसे ग्रसिका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मुख गुहा में पाचन कार्बोहाइड्रेट का, ग्रसिका में किसी तरह का पाचन नहीं होता है। ये ग्रसिका आप लिख लें, ओसोफेगस, और यहाँ किसी तरह का पाचन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बोला जाता है कि किस प्रोसेस से जो हमारे आहार नाल में भोजन प्रवेश करता है या जाता है। तो मुख गुहा से यहाँ जो हमारे आमाशय तक भोजन जाता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू से भोजन जाता है, यानी कि क्रमाकुंचन विधि से। यानी कि इसका मतलब होता है कि ऐसा नहीं होता है कि हमारे ये फूड पाइप जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, जैसे ही हम खाना को डालें टप से हमारे आमाशय में गिर जाता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे होता है कि यह एक सक्रिय पाइप होती है, बहुत ही पतली पाइप, नैरो पाइप होता है। इसमें भोजन को कुछ दबा के, जैसे इस यहाँ से दबाएं, प्रेशर क्रिएट करें तो ये आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से करें तो ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये भाग जो होंगे ऐसे फूल जाएंगे और इधर सिकुड़ जाएंगे, कुछ इस तरह का नैरो पाइप होता है। अगर नैरो पाइप से आपको किसी चीज को, गोले को गुजारना है तो किस तरह से गुजारना पड़ेगा, दबा के। उसी विधि को क्रमाकुंचन बोला जाता है या पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू से हमारे जो भोजन है वो हमारे मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचता है। यहाँ से यही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि लड़का मिस कर देता है, कि बता नहीं पाते हैं स्टूडेंट कि आखिर में कौन से मूवमेंट होते हैं। तो आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है कि क्रमाकुंचन विधि के द्वारा हमारे मुख गुहा से आमाशय तक भोजन पहुँचता है। ये अगर हम देखें कि हमारे पूरे आहार नाल की लंबाई तो ये 9 मीटर की होती है, 9 मीटर, और अगर फीट में बात करें तो कुछ 32 फीट की होती है, 32 फीट की होती है। और यहाँ से आपको याद रखना है कि जो हमारे शाकाहारी जीव होते हैं उसके जो आहार नाल होते हैं या तो छोटी जो आंत होती है उसकी लंबाई अधिक होती है। इसी से हम एक शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि शाकाहारी जो जीव होते हैं उसके क्षुद्रांत बड़े होते हैं, जबकि मांसाहारी जो करते हैं, मांसाहारी जैसे जीव हो गए, शेर हो गए, ये सब के जो छोटी आंत है वो उसकी साइज छोटी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से हमारा भोजन जो है क्रमाकुंचन विधि के द्वारा हमारे आमाशय तक पहुँच गया।
आमाशय में होता क्या देखेंगे हम लोग, आमाशय में जठर ग्रंथियां होती है, इसके जो सरफेस होते हैं उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और जठर ग्रंथियां में जठर रस का स्रवण होता है। जठर रस से निकलता है हमारे HCl और पेप्सिन नामक एंजाइम। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि क्या करता है, भोजन जो आता है उसको अम्लीय कर देता है, और अम्लीय इसलिए करना पड़ता है ताकि उसमें पेप्सिन नामक एंजाइम कार्य कर सके। पेप्सिन जो होता है वो अम्लीय रूप में कार्य करता है, यानी कि अगर उसे अम्लीय भोजन दिया जाए तभी वह उसे पाचन कर सकेगा, और पेप्सिन उत्तरदायी होता है प्रोटीन का पाचन के। तो यहाँ पे याद रखें कि HCl क्या करता है, जैसे ही भोजन आता है तो मुख में जो पाचन होता है उसके बाद उस भोजन पचे अधपचे भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, मुख में पचा भोजन को बोलस कहते हैं। तो ये बोलस जब हमारे आमाशय में आ जाता है तो HCl पहले उससे स्रवित होता है, यानी कि HCl उस पर काम कर दिया। अब HCl जब गया तो HCl का दो काम होता है, एक तो हमारे सलेवरी जो लाला ग्रंथि होते हैं उसमें लार निकलते हैं, उसमें भी कुछ हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह का, वहाँ पे उसको मारा जाता है लार से। दूसरा बात इसलिए बच्चों में होता है क्या, देखिएगा लार का स्रवण ज़्यादा होता है, उसका लार हमेशा मुख से गिरते रहता है, ताकि वो बच्चा क्या करता है कि हमेशा हाथ को गंदे हाथ से या कोई खिलौना उसके पास होता है उसको मुंह में लेता रहता है, और उस पर जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है मुंह में जाता रहता है, इसलिए उसको मारने के लिए ज़्यादा लार उससे निकलता है उसके मुंह से। तो जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे सूक्ष्म जीव नहीं मारे जाते हैं, यहाँ पे HCl उसको मारता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं HCl जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्ल हैं। यहाँ पे भोजन आने के बाद जैसे ही अम्लीय हुआ HCl इस पे काम किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो उस पर काम करना शुरू कर देता है, और पेप्सिन उत्तरदायी होता है प्रोटीन का पाचन के लिए। प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय में होता है। तो यहाँ पे देख लिए मुख गुहा में हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन, हमारे आमाशय में प्रोटीन का पाचन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम जानते हैं कि इधर हमारा लीवर होता है, ये हमारे लीवर हो गए, और इधर होती है यहाँ पे पीत रस, और इधर हमारा होता है अग्नाशय, अग्नाशय से लिखना है, अग्नाशय, और ये हमारे यकृत हो गए, यकृत यानी कि लीवर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ये हमारे बाइल जूस निकालता है, पीतरस, ठीक है। तो ये हमारे पित्ताशय हो गए, और यहाँ से पीतरस निकलता है। यकृत हमारा पीतरस को बनाता है, जमा रखता है पीत की थैली में। यहाँ से करता क्या है, ये पीतरस को निकालता है जैसे ही हमारे, और यहाँ पे 4 घंटे का पाचन होता है, सबसे लंबा पाचन यहीं पे होता है 4 घंटे का, इसलिए प्रत्येक 4 घंटे के दौरान हमें कुछ ना कुछ भोजन खा लेना चाहिए। यहाँ पे प्रत्येक 4 घंटे में HCl का स्रावित होता है, और अगर उस दौरान हम खाली पेट रहते हैं तो यही एसिडिटी का फॉर्म ले लेता है, रूप ले लेता है, ज़्यादा हमारे पेट में अम्ल की मात्रा जो होती है अधिक हो जाती है, और इस केस में हम बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। और इसकी निवारण के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की मेडिसिन को खाते हैं, जिसे हम MgOH का होल टॉइस कहते हैं, MgOH का होल टॉइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, और इसे एंटासिड के रूप में हम जानते हैं। और जब अम्ल हमारे पेट में अधिक हो जाती है, एसिडिटी हमें हो जाती है, उस केस में हम इस मेडिसिन को खाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि अग्नाशय और यकृत नाम का दो जो ऑर्गेन है यहाँ पे काम करता है। अग्नाशय, यहाँ जानते हैं कि अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशयिक रस को स्रावित करता है, और ये यकृत जो है वो पीत रस को, यानी कि पीत के थैली से पीत रस, ताकि यहाँ पे भोजन कैसा है, अम्लीय भोजन है। यहाँ पे लिखते हैं कि भोजन कैसा है, अम्लीय भोजन है। उस अम्लीय भोजन को क्षारीय करना बहुत आवश्यक हो जाता है, ताकि यहाँ पे जो हमारी छोटी आंत में है उसका पाचन वहाँ पे हो सके। छोटी आंत में हम जानते हैं कि जो हमारा पाचन है वो जाके कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो अग्नाशयिक रस में हम जानते हैं कि अग्नाशयिक रस में LAT नामक एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, यहाँ कहीं हम लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिख रहे हैं लाइपेज, आपको याद रखना है, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन।
ये 3 चीज़ हमारे अग्नाशयिक रस में से स्रावित होते हैं। ये हमारा यकृत का काम क्या है, बाइल जूस को बनाना, यानी कि पीत रस को बनाना और पीत की थैली में जमा करना। जब भोजन यहाँ से निकलता है तो पहला काम होता है कि बाइल जूस को स्रावित करना, यानी कि पीत रस उसे क्षारीय बनाता है। पीत रस की जो क्वालिटी होती है वो क्षारीय होती है, यह क्षारीय होता है, बेसिक होता है। और भोजन को क्षारीय किया जाता है ताकि ये तीनों जो लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम है उस पर कार्य कर सके और उसका पाचन कर सके। तो लाइपेज जो होता है ये फैट, और दूसरा काम है इसका पीत रस का कि बड़ी बड़ी गुलिकाओं में हमारे फैट जो होते हैं, वसा जो होते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना ताकि जो लाइपेज है उसे पाचन कर सके। बड़ी गुलिकाओं को डाइजेशन नहीं कर सकता है, इसलिए जो हमारा बाइल जूस होता है, पीत रस होता है, उसे छोटी छोटी गुलिकाओं में विखंडित कर देता है ताकि लाइपेज उसमें काम कर सके। यह वसा का पाचन करता है, यह वसा का पाचन करता है। अमाइलेज हम देख चुके हैं कि मुख में भी हमारा अमाइलेज निकलता है और यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन हम लोग देख चुके हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इस तरह के जो नाम होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन का पाचन करते हैं हमारे ट्रिप्सिन। तो यहाँ तक हमने देख चुका कि अग्नाशय जो है अग्नाशयिक रस का स्रावन करता है, और यहाँ तक का हम कार्य देख चुके हैं। उसके बाद बात आती है छोटी आंत। तो छोटी आंत में हम लोग देखते हैं कि 3 भाग होते हैं, डेडेनम, जेजुनम और इलियम। डेडेनम में ये सारे कार्य होते हैं कि पीत रस और हमारे अग्नाशयिक रस आके मिलते हैं छोटी आंत में। दूसरी चीज़ होती है कि डेडेनम, जेजुनम और इलियम, जो हमारे इलियम वाला भाग होता है, लास्ट भाग होता है छोटी आंत का, उसमें अवशोषण का कार्य होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो छोटी आंत होती है इसमें आंत रस निकलता है, आंत रस निकलता है। और आंत रस फाइनली जो पूर्ण डाइजेशन का काम है वहीं पे होता है, जो पोषण प्राप्त करना है वहीं से पोषण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे करता कि ये लाइपेज वसा का पाचन कर देता है, अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कर देता है। फाइनली आंत रस जो होती है हमारी छोटी आंत में क्षुद्रांत से जो स्रावित होते हैं, इन सभी चीज़ों को रूपांतरित कर देता है। जैसे वसा को रूपांतरित कर देता है वसीय अम्ल में या फैटी एसिड में, फैटी एसिड या वसीय अम्ल। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज, और प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो फाइनली जो हमारा जो मकसद था, मोटो था कि ग्लूकोज को बनाना, वो हमारा पूर्ण हो चुका है। और ये जाके पूर्ण होती है हमारी छोटी आंत में। इसलिए कहा जाता है कि पूर्ण पाचन की क्रिया कौन से अंग में होती है, तो पूर्ण पाचन की जो पूर्ण क्रिया है वो हमारी छोटी आंत या क्षुद्रांत में जाके कंप्लीट होता है, और यह आंत रस के द्वारा कंप्लीट होता है। अब होता है क्या, जो इलियम वाला भाग है उसमें दीर्घ रोम यानी कि विली जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, इस तरह की संरचना पाए जाते हैं, अंगुली नुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं। अगर उसको इस तरह से देखा जाए तो ये हमारे इस तरह से छोटे छोटे प्रवर्ध निकले रहते हैं, बहुत सारे असंख्य रहते हैं। और इसमें क्या होती है, रक्त वाहिकाएँ इसमें अटैच होती है, जो कि जैसे ही यहाँ से भोजन को क्रॉस कराया जाता है, ये अंगुली नुमा प्रवर्त जिसको दीर्घ रोम के नाम से जानते हैं, दीर्घ रोम, वो क्या करता है, भोजन से यह फैटी एसिड और ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण कर लेता है और इसे रक्त वाहिकाओं में यानी कि रक्त को प्रदान कर देता है। इसके बाद के केस हम लोग को देखेंगे कि पाचन के बाद जो ये हमारे फैटी एसिड, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल हैं, वो रक्त के मदद से वो हमारे कोशिकाओं में चले जाते हैं। कोशिकाओं में जो है ग्लूकोज पाइरुवेट में बदल जाता है साइटोप्लाज्म में, और पाइरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वह एटीपी में बदल जाता है, यानी कि ऊर्जा करेंसी जो है हमारा उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो वो कोशिकीय शोषण होता है, उसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। अभी आप देखें कि यहाँ पे पाचन हो गया, उसके बाद यहाँ पे होता है इलियम वाला भाग में प्रवर्ध अंगुली नुमा, जिसे दीर्घ रोम के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे विली कहते हैं। और यहाँ पे अवशोषण फाइनली हो जाता है इन सभी चीज़ों का, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और फैटी एसिड का। उसके बाद यहाँ से रक्त वाहिकाओं को दे दिया जाता है। उसके बाद भोजन आ जाता है हमारी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद ये हमारा बड़ी आंत हो गया, यहाँ से दे दिया जाता है। और बड़ी आंत का काम क्या होता है, हमारे जो पचे हुए भोजन होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तरलीय रूप में होते हैं, और वहाँ से बड़ी आंत का सिर्फ काम है कि जल का अवशोषण करके उसे मल का रूप दे देना, और गुदा द्वार उसे क्या करता है, निष्कासन कर देता है, बाहर
निकाल देता है, तो यहाँ जाके आपका पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। अगले तो जो वीडियो होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको कवर करें। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो एक दो बार और देख लें। देखिएगा कि इस यहाँ से फिर इस पाचन तंत्र से संबंधित आपको किसी भी तरह की त्रुटियां या दिक्कत नहीं रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।